कभी कुछ जगहें नहीं भूलती, उन्हें लोग छोड़ देते हैं, पर यादें वहां बैठकर फिर आती हैं। और जब यादें लौटती हैं, तो आवाजें पैदा होती हैं, सवाल उठते हैं, पुरानी गलतियां फिर दस्तक देती हैं। भीनी हवा भी ऐसी जगहों में से थी, एक छोटा गेस्ट हाउस जिसे लोग मौसम की वजह से जानते थे, लेकिन जो असल में किसी के इंतजार का घर निकला। आज एक नया मेहमान आया है और उसके कदम पुराने सन्नाटों को हिला रहे हैं। अगर आप उस सन्नाटे की तह में झांकेंगे तो आपको लगेगा कि यह सिर्फ एक रात की कहानी नहीं, यह उन चीजों का हिसाब है जो समय के साथ दफन हो गए थे और अब वापस बुला लिए गए हैं। धुंध उस शाम कुछ ज्यादा ही घनी थी, जैसे पहाड़ ने अपनी सांस रोक रखी हो और नीचे घाटी में बसे छोटे से गेस्ट हाउस को पूरी तरह अपने अंदर छुपा लिया हो। और उसी धुंध में एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ गेट तक पहुंचा, हाथ में छोटा सा बैग, आंखों में थकावट पर चाल में कोई जल्दबाजी नहीं, जैसे वह जानता था कि उसे यहीं पहुंचना है। गेस्ट हाउस का नाम था भीनी हवा, पुरानी लकड़ी से बना हुआ, जिसकी खिड़कियां उम्र के साथ थोड़ा सा झुक चुकी थीं। और उसी दरवाजे के पीछे बैठी थी मीरा, गेस्ट हाउस की मालकिन, जो मौसम जैसा ही शांत थी, पर आंखों में कभी कभी अनकहा तूफान दिख जाता था। उसने दरवाजा खोला और पहली नजर में ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी झिझक आई, जैसे उसने उस आदमी को पहले कहीं देखा हो, पर स्मृति अभी पकड़ में नहीं आ रही थी। आदमी ने धीमी आवाज में कहा कि उसे एक रात के लिए कमरा चाहिए। मीरा ने रजिस्टर खोला ताकि वह अपना नाम लिख दे। उसने पूरा पन्ना उसके सामने कर दिया, लेकिन उस आदमी ने कलम उठाने से पहले एक पल ठहर कर पन्ने को गौर से देखा, जैसे वह देख रहा हो कि उस पर पहले क्या लिखा गया था। फिर उसने धीरे से लिखा, आरव। मीरा ने नाम पढ़ा और उसके अंदर कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई पुरानी सुर की पहली धुन। जब वह चेक इन कर रहा था, मीरा की नजर रजिस्टर के पिछले पन्नों पर पड़ी, और वहीं उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रीढ़ में हल्की सी ठंडक उतार दी। वही नाम, आरव, 2 महीने पहले भी लिखा था, पर उसकी हैंडराइटिंग अलग थी, बहुत अलग। और उस एंट्री के आगे कमरे का नंबर लिखा था, 103, वही कमरा जो आज भी खाली पड़ा था। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी, पर उसके भीतर सवाल के बीज बो दिए गए थे, क्योंकि 2 महीने पहले उस नाम वाला मेहमान अचानक बिना बताए चला गया था, और उसकी रूम कीज अगले दिन बाहर बरामदे की रेलिंग पर मिली थीं। आरव को कमरा दिखाने के लिए मीरा जब सीढ़ियां चढ़ रही थी, वह सीढ़ियों की रेलिंग पर हाथ फिराते हुए बोला कि यह जगह उसे अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही है। मीरा वहीं रुकी, धीरे से पीछे मुड़ी और बस इतना कहा कि पहाड़ पर आने वाले अक्सर ऐसा महसूस करते हैं, शायद धुंध याद दिलाती है कि हम कहाँ से आए हैं। आरव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची, जैसे कुछ उसके अंदर सच छुपा रहा हो। कमरे में पहुंचते ही आरव ने सबसे पहले खिड़की खोली। बाहर धुंध ही धुंध थी, लेकिन उसने जैसे किसी खास दिशा में देखने की कोशिश की, जैसे याददाश्त का कोई हिस्सा वहीं कहीं धुंध के पीछे छिपा हो। मीरा उसे छोड़कर जाने लगी तो उसने अचानक पूछा कि क्या कमरे 103 में आज भी कोई ठहरता है।
यह सवाल मीरा को झटका देने के लिए काफी था, पर उसने अपनी भावनाएं छुपाते हुए धीरे से कहा कि नहीं, वह कमरा इस हफ्ते बंद है। आरव ने सिर्फ अच्छा कहा, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा भाव था कि वह कुछ जानता है जो मीरा नहीं चाहती कि वह जान पाए। रात थोड़ी गहरी होने लगी तो मीरा नीचे किचन में चाय बनाते हुए खुद से यह सवाल कर रही थी कि 2 महीने पहले आरव नाम वाले मेहमान ने बिना चेकआउट किए क्या अचानक होटल छोड़ दिया था, और उसके जाने के बाद कमरे में जो चीज मिली थी वह क्यों मिली थी। एक छोटा सा आधा फटा हुआ फोटो जिसमें किसी के कंधे पर मीरा की हल्की धुंधली परछाई दिख रही थी, जैसे कोई उसे दूर से चुपके से देख रहा हो। आज जब यह नया आरव आया है, मीरा के दिल में कहीं गहराई में कुछ जागा है। शायद क्यूरियोसिटी, शायद डर, शायद कोई पुरानी चोट। उसी समय ऊपर कमरे में आरव अपने बैग से एक पुराना नोटबुक निकाल रहा था। उसके पन्नों में कुछ स्केचेस थे, कुछ रास्तों के, कुछ चेहरों के, पर एक स्केच ऐसा था जो देखकर वह कुछ पल खामोश रहा। गेस्ट हाउस, भीनी हवा का स्केच, बिल्कुल वही फ्रंट व्यू जो बाहर से दिखता है, पर यह स्केच उसने कब बनाया था उसे याद नहीं। और उसके नीचे लिखा था, लौट कर आओ, बातें अधूरी हैं। उस पन्ने को देखते हुए उसकी उंगलियां हल्का सा कांपी, जैसे यह सिर्फ चित्र नहीं, कोई मेमोरी हो जो अब सरफेस पर आने को बेचैन है। और उसी पल नीचे किचन में बिजली हल्का सा ब्लिंक हुई, जैसे पुरानी इमारत अचानक कोई राज दबाने की कोशिश कर रही हो। धुंध गहरी थी और भीनी हवा की लकड़ी से जब खिड़कियों पर पानी की बूंदें टपकतीं तो कमरे के अंदर की हवा और भी धीमी हो जाती थी। उस धीमी हवा में मीरा नीचे रिसेप्शन पर बैठकर पुराने रजिस्टर को देख रही थी। उसके हाथ में आज का पन्ना था जिस पर नए आरव का नाम अभी अभी लिखा गया था, और उसके दिमाग में 2 महीनों पुरानी वही एंट्री बार बार उठ रही थी। उसने रजिस्टर खोला और धीरे से पिछली एंट्रीज तक पहुंची। पन्ने के बीच वही अलग हैंडराइटिंग उसे फिर मिल गई, वही नाम आरव पर लेकिन अलग लहजे में, और उसी लाइन के बगल में एक तारीख और एक छोटा सा निशान जो हमेशा बिना वजह कुछ कह देता है। मीरा ने खुद से सोचा कि लोग 2 तरह होते हैं, वे जो यादें छोड़ जाते हैं और वे जो यादों को फिर से जगाते हैं। और आज किसी ने उन यादों को जगाने के लिए जानबूझकर कदम रखा था। उसने माथा झटका और चाय के कप को उठाते हुए सोचा कि शायद 2 महीनों की धुंध में उसकी सोच थोड़ा रंग बदल चुकी है, लेकिन फिर भी उस नाम की एको उसे रात भर जकड़े रखेगी। ऊपर कमरे 103 में आरव बैठा हुआ था। उसके हाथों में वही पुराना नोटबुक था, और वह नोटबुक जितना रुक रुक कर खुलती उतनी ही उसकी आंखों की चमक बदतर होती चली जा रही थी। उसने पन्नों पर पीछे पीछे लिखा हुआ देखा, कुछ दिन, कुछ नाम, और एक छोटा सा फ्रैगमेंट जो बार बार लौटाकर कहता था कि वह भूल गया था जहां उसने किसी की आंखों में देखा था कि वह उसे जानता है, और वह अनजान जान पहचान अब आंखों में क्यों घुल रही थी। रात के बहाने मीरा जब किचन में चाय बनाकर लौटी तो आरव नीचे आकर रिसेप्शन के पास खड़ा दिखा। उसने बिना किसी फॉर्मल बात के कहा कि वह बाहर थोड़ी हवा लेना चाहता है। मीरा ने चुपचाप कुंजी दे दी और खिड़की की ओर इशारा किया जहां धुंध में कुछ दूर तक रात का रास्ता गायब था। आरव बाहर निकलकर थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा।
उसका चेहरा धुंध में थोड़ा गुमसा लग रहा था, पर उसकी आंखों में कोई ठहराव था जो किसी पुरानी मुलाकात की तरह धीमे से धड़कता था। अगली सुबह जब भीनी हवा के आसपास के लोग गुजरने लगे तो मीरा ने खुद से सवाल किया कि क्या वह आदमी सच में सिर्फ एक रात के लिए आया था। क्या कोई ऐसे रीजंस होते हैं जिनके लिए लोग अपने अतीत के दरवाजे पर खड़ा होना मंजूर कर लेते हैं? और क्या वो अतीत हमेशा बुरा होता है? क्या कभी कभी अतीत प्यार से भी जुड़ा हुआ होता है जो हम भूलना चाहते हैं लेकिन वह फिर भी बुलाता रहता है? धीरे धीरे गेस्ट हाउस में कुछ और लोग दिखाई देने लगे। पास के गांव के दो चाय वाले, एक अकेला ट्रैकर जो रास्ता बस पूछने आया था, और एक बुजुर्ग जो मंडली के लिए खाना बुक कराने आया था। सबने आरव को देखा और कोई भी जोर से कुछ नहीं कहा, पर जब भी किसी की निगाह रजिस्टर पर पड़ी तो वही पुरानी एंट्री के निशान की बात उठने लगी, और मीरा ने देखा कि कैसे छोटे छोटे चेहरे अपने अंदर की कहानियों को दबाए रखते हैं। दिन ढलते ही एक घटना ने हवा में एक और सवाल छोड़ दिया। कमरे 103 का दरवाजा आधा खुला मिला। ऐसा नहीं लगता था कि कोई काट-छांट कर गया हो या कि कोई तेज दहाड़ से अंदर घुसा हो। वह बस आधा खुला था, जैसे किसी ने धीरे से कुंडी हटाई और फिर पीछे से उसे दबा दिया। आरव ने जब अंदर लौटकर देखा तो उसने कहा कि वह बाहर थोड़ी देर ताज़ी हवा लेने गया था और वापस आया तो दरवाजा कुछ ऐसा था। मीरा ने उसकी बात पर भरोसा दिखाया, पर उसके दिल में एक बार फिर एक छोटी सी अनईजी फीलिंग जगी, जैसे किसी ने उसके घर की दहलीज पर पुरानी कल पनाएं लौटाकर रख दी हों। रात के भोज के बाद जब सब सोने चले गए, मीरा ने अपने पुराने रजिस्टर के उन पन्नों को और ध्यान से देखा। उस पर कुछ स्क्रिबल्स थे जो किसी हल्की अंगूठी की तरह घूमते रहते थे, लेकिन एक शब्द बार बार उभर कर आता था, लौट कर आओ, और उसके नीचे एक नाम जो अधूरा था। मीरा ने अपनी उंगलियों से उस शब्द को छुआ और अचानक उसे याद आया कि 2 महीने पहले जब पहला आरव आया था तो उसने भी वही आखिरी नोटबुक निकाली थी और उसके अंदर वही फटा हुआ फोटो रखा हुआ था जो अचानक मिली हुई थी। उस फटे फोटो के किनारे पर एक छोटा सा दिल बना हुआ था, और वह दिल किसी पुरानी मोहब्बत का निशान था जो समय के साथ धुंधला गया था लेकिन मिटा नहीं। अगले दिन सुबह स्थानीय पोस्टमैन आया और उसने कहा कि एक पार्सल आया है। कुछ पुराने पत्रों वाला पैकेट। रिसीविंग पर लिखा था अनाम, पर वो पैकेट जिसे देखकर मीरा के हाथ कांप उठे। उसके ऊपर एक हैंडराइटिंग थी जिसे उसने तुरंत पहचाना, वही अलग हैंडराइटिंग जो रजिस्टर के पिछले पन्ने पर दर्ज थी, और पैकेट का पता भी वही, कमरा 103 था। मीरा ने बिना देर किए पैकेट खोला। उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। एक चिट्ठी जिसमें मात्र कुछ पंक्तियां थीं, अगर तुम भी उसे पहचानती हो तो बताओ वरना छोड़ दो, और एक टुकड़ा कागज जिस पर कहीं लिखी हुई थे कुछ शब्द जिन्हें पढ़ते ही मीरा ने अपनी सांस रोकी, वह लौट आया है। मीरा की आंखों में अचानक एक दर्द झलक गया, वह दर्द जो सिर्फ उन लोगों को आता है जिन्होंने कोई चीज बहुत पहले खोई थी और अब उसे वहीं किसी ने लौटा कर दे दिया हो। उसने आरव की तरफ देखा जो नीचे फूलों के बर्तनों को देखकर कुछ सोच रहा था, और उसे पता था कि अब चीजें सिर्फ एक रात की कवायद नहीं रहेंगी, वे पिछली यादों को खंगालने वाली कोशिशें बन जाएंगी, और शायद इसी खंगाल में कोई पुराना प्यार भी फिर से सामने आ जाएगा। पर प्यार और राज अक्सर हाथ पकड़े नहीं चलते, वे अपने पैरों पर चलते हैं और किसी के भरोसे में नहीं होते। और तभी गेस्ट हाउस के बाहर धुंध के अंदर से उस रास्ते पर जो सुबह से भीनी हवा की ओर जाता था, एक सिलुएट दिखा। किसी ने दूर से देखा तो वह शायद एक पेड़ की परछाई समझ आता।
पर जिस तरफ भी वह सिलुएट बढ़ी, वह सीधे 103 के बाहर वाली गली की ओर बढ़ी, और मीरा के धड़कने की आवाज ने अचानक पूरे घर को हिला दिया, क्योंकि वह सिलुएट किसी ऐसे का नहीं थी जो सिर्फ राह पूछने आया होता। वह सिलुएट किसी के लौटने की तरह दिख रही थी। धुंध उस शाम कुछ ज्यादा ही चुप थी, जैसे वह खुद किसी के लौटने का इंतजार कर रही हो, और गेस्ट हाउस भीनी हवा के बाहर जो सिलुएट धीरे धीरे आकार ले रहा था वह किसी राहगीर का आकार नहीं था। उसमें एक अजीब सी ठहराव भरी चाल थी। धुंध के बीच छाया की तरह चलता हुआ वह मानो हर कदम पर गेस्ट हाउस की सांसें गिन रहा हो। मीरा धीरे से दरवाजे के पास पहुंची और लकड़ी की जाली से उस सिलुएट को देखती रही। उसके चेहरे पर डर नहीं था, पर वह स्थिरता थी जो किसी पुरानी याद या पुराने दर्द को फिर से सामने ला दे। आरव उसी वक्त अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें सिलुएट पर नहीं बल्कि उस रास्ते पर टिकी थीं जहां से 2 महीने पहले कोई गया था और कभी वापस नहीं आया। पर आज हवा में कोई ऐसा संकेत था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी नोटबुक खोली और उस पर रखी फटी हुई तस्वीर को देखा। तस्वीर के आधे हिस्से पर मीरा की परछाई थी, पर दूसरे हिस्से में कोई खड़ा था जिसका चेहरा फटा हुआ था। आरव ने उस तस्वीर को देखते हुए हल्की सांस ली, जैसे वह चाहता हो कि उसका दिमाग उसे एक उत्तर दे जो अभी दूर था। मीरा ने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। धुंध के बीच सिलुएट अब साफ दिख रहा था। वह एक बुजुर्ग आदमी था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में वह जानने वाली चमक थी जो तभी आती है जब कोई राज उसके सीने में लंबे समय से दफन हो। मीरा ने धीमी आवाज में पूछा कि वह किसे ढूंढ रहा है। बुजुर्ग ने बिना पलक झपकाए कहा कि वह उस आदमी को ढूंढ रहा है जिसका नाम 2 महीने पहले उन्होंने रजिस्टर में लिखा था। मीरा के होठों पर शब्द आने से पहले ही वह बुजुर्ग बोला कि वह उस आदमी का पिता है। हवा एक पल को रुक गई। मीरा ने उसे अंदर बुलाया। वह धीरे धीरे बैठा और उसने बताया कि उसका बेटा 2 महीने पहले पर्वतों की यात्रा पर निकला था और उसने यहीं से आखिरी बार घर पर कॉल किया था। उसके बाद उसका फोन बंद हो गया, कोई खबर नहीं मिली, और अब उसी के सामान में एक चिट्ठी मिली थी जिसमें इसी गेस्ट हाउस का जिक्र और वही शब्द थे, लौटकर आओ, बातें अधूरी हैं। मीरा अपनी कुर्सी को पकड़कर बैठी रही। उसकी आंखों में एक छुपा हुआ डर था जो वह दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि 2 महीने पहले जब पहला आरव आया था तो उसकी आखिरी रात भी ऐसी ही घनी धुंध से भरी थी, और उसने भी एक लाइन कही थी, कुछ बातें अधूरी रहने लगती हैं और वक्त उन्हें पूरा करवा देता है। आरव नीचे आया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी निगाहों में एक अजीब सी पहचानी हुई बेचैनी थी। उसने उस बुजुर्ग को देखा, लेकिन उसकी आंखों में पहचान नहीं थी। पर बुजुर्ग की आंखों में एक पल के लिए ऐसा भाव आया जैसे वह उसके चेहरे में अपने बेटे की छवि ढूंढ रहा हो। उसने पूछा कि क्या यह वही आरव है? मीरा ने तुरंत कहा, नहीं, यह दूसरा है, और यह यहाँ पहली बार आया है। पर यह झूठ मीरा ने पहली बार बोला था या दूसरी बार, यह उसे खुद नहीं समझ आ रहा था। बुजुर्ग ने पूछा कि कमरा 103 क्यों बंद है? मीरा ने कहा कि वह कुछ समय से उपयोग में नहीं है, पर उसकी आवाज उतनी स्थिर नहीं थी जितना वह चाहती थी, क्योंकि कमरे 103 में अभी भी कुछ ऐसे निशान थे जिन्हें न समय मिटा पाया था न धुंध। आरव ने तुरंत उस कमरे की दिशा में देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सिहरन सी आई, जैसे उसे अपने सीने में किसी दबे हुए सच की हल्की खटखट सुनाई दी हो। मीरा ने आरव को चाय का कप देते हुए महसूस किया कि उसके हाथ लगातार कांपते हैं,
और उन कांपते हाथों में कोई डर नहीं बल्कि कोई अधूरा वादा छिपा था, जैसे वह खुद नहीं जानता कि क्यों लौट आया है या किससे भाग रहा है। शाम ढलते ढलते बारिश शुरू हो गई। बूंदों की आवाज लकड़ी की छत पर एक अजीब रिदम बना रही थी और उसी रिदम में बुजुर्ग ने एक और राज खोला। उसने कहा कि उसके बेटे ने जाने से पहले बताया था कि उसे किसी से मिलना है, किसी ऐसे से जिसका नाम नहीं बताया जा सकता। और उसने यह भी कहा था कि वह मिलने के बाद चाहेगा कि कोई तीसरा व्यक्ति इसका पता न लगाए। मीरा की सांस रुक गई। वह अपने होठों को दबाकर सोचने लगी कि क्या यह तीसरा व्यक्ति वह खुद है, या यह आरव है, या वह कोई है जो 2 महीने पहले लौटा ही नहीं। रात और गहरी हो गई। हर कमरा शांत था, पर 103 के दरवाजे के पीछे से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे लकड़ी खुद अपनी कहानी सुना रही हो। आरव ने अचानक अपनी खिड़की खोली। बाहर धुंध में कुछ हलचल थी, कोई परछाई, कोई कदम, कोई ऐसा एहसास जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। वह नीचे आया और मीरा से बोला, क्या कोई और मेहमान भी है? मीरा ने सिर्फ इतना कहा, शायद कोई लौट आया है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस एक नजर में एक साथ 3 भाव थे, डर, पहचान और एक अनकहा सवाल। और बाहर धुंध में वह सिलुएट फिर से दिखा, इस बार थोड़ा और पास, जैसे वह किसी को ढूंढते ढूंढते आखिरकार सही दरवाजे तक आ गया हो। और कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी थी, क्योंकि अब सिर्फ मेहमान ही नहीं, यादें भी लौट आई थीं। धुंध रात के बढ़ते वक्त के साथ और भारी हो गई थी, जैसे पहाड़ खुद किसी लौटे हुए साये को छुपाने में मदद कर रहे हों। गेस्ट हाउस की खिड़कियों पर पानी की बूंदें लगातार गिर रही थीं और उनके बीच से गुजरती हवा एक धीमी सरसराहट पैदा कर रही थी, जो किसी इंसान की फुसफुसाहट जैसी लगती थी। मीरा ने चाय की केतली उतारकर धीरे से सोचा कि जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ संयोग नहीं सकता। 2 महीने पहले आई हुई खामोशी अब लौटकर कदमों की आवाज बन गई थी। आरव नीचे लॉबी में खड़ा था। उसकी आंखें 103 के दरवाजे पर टिकी थीं। कमरे का नंबर धीमी रोशनी में भी साफ दिख रहा था और दरवाजे की लकड़ी पर एक पुराना सा निशान था जो शायद किसी ने अनजाने में बनाया होगा। लेकिन आज वह निशान किसी संकेत जैसा लग रहा था, जैसे कोई कह रहा हो कि इस दरवाजे के पीछे जो छिपा है वह अब और छुप नहीं सकता। और शायद आरव यह समझने लगा था कि उसके अंदर उठते सवाल सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि किसी भूली हुई याद के टुकड़े हैं। बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ धीमी सांसें ले रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन था जो किसी खोए हुए व्यक्ति का होता है। उसने मीरा से पूछा कि क्या उसे कोई ऐसी चीज मिली थी जो उसके बेटे से जुड़ी हो। मीरा कुछ कहने ही लगी थी कि तभी हवा के झोंके ने खिड़की का पल्ला हल्का सा खोल दिया। पर्दे उड़कर ऊपर उठे और उसी झोंके में रिसेप्शन की मेज पर रखा पैकेट नीचे गिर गया। उसमें से फटी हुई तस्वीर बाहर निकलकर जमीन पर आ गई। तस्वीर आधी थी, लेकिन उसमें वह लड़की थी जिसकी परछाई मीरा से मिलती जुलती थी। बुजुर्ग ने तस्वीर को उठाया। उसकी आंखें कांप गईं। उसने मीरा को देखा और पूछा कि क्या वह इस लड़की को जानती है। मीरा ने सिर्फ इतना कहा कि वह अपनी यादों में उस चेहरे को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन यादें जैसे किसी धुंध में भटक रही हैं। और उसके भीतर कहीं कुछ जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई पुराना रिश्ता अभी भी उसके सीने में छुपा हुआ हो। आरव ने तस्वीर देखी तो उसका चेहरा सख्त हो गया। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसके होंठ खुल तो रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वह तस्वीर के दूसरे हिस्से को याद करने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसने यह तस्वीर पहले देखी है,
पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ, कैसे और कब, जैसे उसकी याददाश्त में कोई परत थी जो अब टूटने को तैयार हो। मीरा ने धीरे से कहा कि 2 महीने पहले भी एक ऐसा ही पन्ना मिला था और उसी के बाद कमरा 103 बंद कर दिया गया था। उसने कहा कि उस वक्त उसने सोचा था कि शायद कोई पुराना प्रेमी आया होगा जो अपनी आधी कहानी छोड़ गया, पर अब उसे लग रहा था कि यह कहानी केवल प्रेम की नहीं है। इसमें कोई गहरा राज था जिसे किसी ने जानबूझकर आधा ही छोड़ा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बिजली फिर एक पल को ब्लिंक हुई और गेस्ट हाउस की लकड़ी में एक हल्की सी कराह सुनाई दी। मीरा ने सांस रोक ली। आरव ने गर्दन घुमाई और दरवाजे की ओर देखा। बुजुर्ग अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगे पर उनके हाथ कांप रहे थे। धुंध बाहर दरवाजे तक भर चुकी थी और दस्तक इतनी धीमी थी कि अगर कोई थोड़ा भी शोर होता तो वह सुनी नहीं जा सकती थी। मीरा ने दरवाजे की ओर बढ़कर उसे खोला। बाहर सिर्फ धुंध थी, लेकिन दरवाजे के पास जमीन पर कुछ पड़ा था। एक छोटा सा लिफाफा, गीला, मुड़ा हुआ, और उसके ऊपर वही हैंडराइटिंग थी जो रजिस्टर के पिछले पन्ने पर लिखी थी। लिफाफे पर सिर्फ 2 शब्द थे, 103 खुला क्यों है। मीरा की उंगलियां जम गईं। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा सा नोट था जिस पर कुछ पंक्तियां थीं। अगर वह लौट आया है तो उसे याद दिलाओ कि कुछ वादे पूरे करने ही पड़ते हैं, चाहे वह भूल चुका हो, लेकिन मैं नहीं भूलता। और अगर कहानी फिर से शुरू हो गई है तो इस बार अंत भी वही तय करेगा जो पहले कभी खो गया था। आरव ने नोट को छूने की कोशिश की लेकिन उसकी उंगलियां कांप गईं। उसकी सांसें थोड़ी टेढ़ी चलने लगी जैसे उसके अंदर कोई सच बहुत जोर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ और बोला कि उसे कमरे 103 में जाना है, अभी, इसी वक्त। यह कहते हुए उसकी आवाज में आदेश नहीं बल्कि बेचैनी थी। मीरा ने उसे रोका, कहा कि वह कमरा बंद है क्योंकि वह सिर्फ एक जगह नहीं, एक घटना था, एक अधूरी रात का हिस्सा था जो किसी ने आधा छोड़ दिया था। लेकिन आरव ने कहा कि शायद वह आधी कहानी उसी की है, और अगर वह आज उसे नहीं देखेगा तो यह धुंध उसके पीछे हमेशा भटकेगी। कमरा 103 की ओर जाते समय हवा और भारी हो गई थी। रेडिंग का बल्ब झपक रहा था और लकड़ी के फर्श में हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई अभी भी उसके अंदर चल रहा हो। दरवाजा खोलने से पहले आरव ने एक बार फिर अपनी नोटबुक को छुआ। उसमें वही स्केच था जो गेस्ट हाउस का था और नीचे वही लाइन, लौटकर आओ, बातें अधूरी हैं। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर का कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे 2 महीने से रखा हो, न ढंग से सजा, न साफ किया गया, बस वैसे ही छोड़ दिया गया था जैसे कोई अचानक चला गया हो। खिड़की से धुंध का एक टुकड़ा अंदर आ रहा था और कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। कमरे के बीच में एक कुर्सी थी। उसी पर पहला आरव बैठा था। नहीं, उसका शरीर नहीं, उसकी परछाई, उसकी आखिरी मौजूदगी, उसकी अधूरी कहानी का वजन, उसकी छोड़ी हुई खुशबू और उसकी लिखी हुई बातें। मीरा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे अचानक याद आया कि 2 महीने पहले इस कमरे में किसी ने उससे कहा था, कुछ लोग भूल जाते हैं लेकिन जगहें याद रखती हैं। आरव कमरे के बीच खड़ा था। उसकी आंखें फैलती जा रही थीं। वह बुदबुदाया कि उसे कुछ याद आ रहा है, पर यह यादें उसकी नहीं, किसी और की थीं। जैसे उसने वह बातें जिया हो पर किसी और के शरीर में। उसने मीरा की तरफ देखा और उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। उसने पूछा, अगर मैं कभी यहाँ आया ही नहीं तो यह कमरा मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। और तभी कमरे के अंधेरे कोने से एक और सिलहूट उभरा, वही जिसकी दस्तक दरवाजे पर आई थी।
वही जो धुंध में गायब था, वही जो किसी का इंतजार कर रहा था। मीरा की सांस उसी पल थम गई। कहानी अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि सच बाहर आने से खुद भी डर रहा था। कमरा 103 की हवा अचानक इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था, जैसे पुरानी यादों का कोई बोझ कमरे के बीचों बीच रखा हो। धुंध खिड़की से अंदर घुसकर धीमे धीमे फर्श पर फैल रही थी और उसी फैलती धुंध में वह सिलुएट सामने आ रहा था, कदम धीमे पर अटल, आंखों में वह सन्नाटा जो किसी ऐसे व्यक्ति के पास होता है जो बहुत कुछ कहकर भी चुप रहने का फैसला कर चुका हो। मीरा ने जैसे ही उसे देखा, उसके हाथ कांप गए। उसकी आंखों में पहचान की वह चमक लौटी जिसे वह पिछले 2 महीनों से दबाती आ रही थी। वह सिलुएट और पास आया और अब उसकी शक्ल रोशनी के नीचे साफ दिखाई दे रही थी। वह वही आदमी था जो 2 महीने पहले कमरे 103 में ठहरा था। वही आदमी जिसकी चाबी अगले दिन रेलिंग पर मिली थी। वही आदमी जो बिना बताए चला गया था। वही आदमी जिसे सबने खोया हुआ मान लिया था। लेकिन वह कभी खोया ही नहीं था। उसका नाम अनिरुद्ध था और वह मीरा के अतीत का वह हिस्सा था जिसे मीरा ने अपनी यादों से मिटाने की बहुत कोशिश की थी, पर यादें मिटती नहीं, वे बस पीछे हटकर समय का इंतजार करती हैं। और जब उनका वक्त आता है तो वे हर दरवाजा तोड़कर सामने आती हैं। अनिरुद्ध ने कमरे में कदम रखा और उसकी आंखें सीधी आरव पर जाकर टिक गईं। आरव उस वक्त पत्थर की तरह स्थिर खड़ा था, उसकी सांसें अनियमित, उसकी आंखों में ऐसा भाव जैसे उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा कि वह कौन है और किस कहानी का हिस्सा है। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा कि वह 2 महीने पहले क्यों चला गया और अब क्यों लौटा है। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा कि वह लौटा नहीं, वह कभी गया ही नहीं था। यह सुनते ही कमरे का सन्नाटा टूट गया। अनिरुद्ध ने कहा कि वह अपने पुराने दर्द से दूर भागना चाहता था, लेकिन यह गेस्ट हाउस उसे जाने नहीं देता था। यह वही जगह थी जहां उसने पहली और आखिरी बार मीरा को देखा था, जहां उसने अपने मन की बात आधी कही थी और आधी छुपा दी थी। और जब वह आधी बात छुपी रह गई तो वह दिमाग की धुंध बनकर चिपक गई। 2 महीने पहले जब वह यहाँ आया था तो उसने वही अधूरी कहानी फिर से महसूस की। उसने यहाँ से जाना चाहा, लेकिन उसकी यादें यहाँ रुक गईं और उसके कदम लौटते रहे। आरव की आंखों में बेचैनी घुलती जा रही थी। उसने कांपते हुए पूछा कि यह सब उसके स्केचेस में क्यों बना था। उसने नोटबुक उठाई और दिखाया कि वही स्केच, वही गेस्ट हाउस, वही आधी तस्वीर, वही खोई हुई भावना, यह सब उसके दिमाग में कैसे आया जबकि वह कहता है कि वह यहाँ पहली बार आया है। अनिरुद्ध ने उसकी तरफ देखा और कहा कि कुछ लोग अपनी यादें भूल जाते हैं, लेकिन दिल उन्हें भूलने नहीं देता। और कुछ लोग अपनी पहचान भूल जाते हैं, लेकिन दर्द उन्हें ढूंढ लेता है। उसने कहा कि आरव का नाम वह हमेशा इस्तेमाल करता था जब वह किसी से अपना सच छुपाना चाहता था। वह एक दूसरा नाम था, एक तरह का पर्दा। और जब पहली बार वह यहाँ आया तो उसने वही नाम रजिस्टर में लिखा था। और तभी मीरा को सच समझ आया। पहला आरव और दूसरा आरव अलग लोग नहीं थे। वे दोनों एक ही कहानी के 2 हिस्से थे। एक शरीर में 2 पहचानें नहीं, बल्कि एक पहचान में 2 परछाइयां। आरव वहीं खड़ा जड़ हो गया। उसके अंदर कुछ टूटता और कुछ जुड़ता महसूस हुआ। उसने अपने सीने पर हाथ रखा जैसे उसका दिल कुछ याद कर रहा हो, कुछ जो उसने दबा दिया था या छोड़ दिया था। उसने अनिरुद्ध की तरफ देखा और बोला कि उसने कभी अपना असली नाम याद ही नहीं रखा। उसने वही नाम अपनाया जो उसे कम दर्द देता था, वही नाम जिसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती से दूर रहने के लिए चुना था।
मीरा के चेहरे से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि वह इन दोनों को पहचानती थी, कभी अलग अलग, कभी एक साथ, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसका अतीत इतनी चुपचाप उसके आज में प्रवेश कर जाएगा। उसने कहा कि वह भी उस अधूरी कहानी का हिस्सा थी और उसने भी कुछ कहा नहीं, सिर्फ महसूस किया। कमरा 103 अब सिर्फ एक कमरा नहीं रहा था, वह एक सच बन चुका था। और सच यह था कि कभी कभी हम किसी को खोकर नहीं भूलते, हम भूलकर खो देते हैं। अनिरुद्ध ने कहा कि वह लौटकर इसलिए आया था क्योंकि यह जगह उसे बुलाती थी, यह अधूरी बातें पूरी करने का समय था। और अब जब वह सामने है तो कहानी को खत्म होना चाहिए। उसने कहा कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें सच कबूल करना होगा कि दर्द उनके बीच की दूरी नहीं, उनके बीच का आखिरी रिश्ता था। आरव धीरे से घुटनों पर बैठ गया। मीरा उसके पास गई, उसके हाथ को पकड़ा। उसके स्पर्श से आरव की आंखों में वह सॉफ्टनेस लौटी जो किसी पहचान की वापसी पर आती है। उसने कहा कि कुछ बातें दुखद होती हैं पर जरूरी होती हैं, और आज यह कमरा उस जरूरत को पूरा कर रहा है। अनिरुद्ध धीरे धीरे पीछे हटने लगा। धुंध उसके पैरों के आसपास घूमने लगी, उसकी आकृति हल्की होने लगी, जैसे कोई मेमोरी धीरे धीरे फेड हो रही हो। उसने आखिरी बार कहा, अब यादें तुम्हारे अंदर हैं, मुझे यहाँ अब कोई नहीं रोकता, मेरी कहानी खत्म हो चुकी है। धुंध का एक झोंका आया और वह सिलुएट गायब हो गया। कमरा शांत हो गया। सच पूरा हो गया। और जो अधूरा था वह आखिरकार मुकम्मल हो गया। कुछ कहानियां इसलिए याद नहीं रहती कि उनमें क्या हुआ था, बल्कि इसलिए याद रहती हैं कि उनमें क्या महसूस हुआ था। धुंध में छुपा मेहमान सिर्फ एक रहस्य नहीं था, वह हमारे अंदर छुपी उन यादों की तरह था जिनसे हम भागते हैं पर जो हमें लौटने पर मजबूर कर देती हैं। अगर यह कहानी आपको छू गई, अगर आपको लगा कि यादें सिर्फ दिमाग में नहीं दिल में भी रहती हैं, और अगर आपको ऐसा लगा कि हर रहस्य सिर्फ डर नहीं देता, कभी कभी राहत भी देता है, तो अगली कहानी भी मिस मत करना, क्योंकि वहां भी किसी का अतीत दरवाजा खटखटाएगा, और इस बार शायद वह आपसे जवाब मांगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हेडफोन्स लगाकर सुनिए, और याद रखिए, धुंध हमेशा रास्ते नहीं छुपाती, कभी कभी वही रास्ता दिखाती है।